इन महाराष्ट्रियों के गाने से दाल भात की बू आती है, नहीं कर पाएगी। ये शब्द थे बॉलीवुड के सुपरस्टार मोहम्मद यूसुफ खान, जो अपने स्टेज नेम दिलीप कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। उस समय लता यंग थी, सिर्फ 18 साल की उम्र थी और वो इंडस्ट्री में एक स्ट्रगलर थी। अगली लिस्ट में आते हैं बॉलीवुड के स्टार राज कपूर, जिन्होंने हेमा को अपने लिए गाए हुए गानों में रॉयल्टी देने से सीधे मना कर दिया। नतीजन लता ने उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में गाना गाने से मना कर दिया और फिल्म बड़ी फ्लॉप गई। फिर राज कपूर को उनके आगे झुकना ही पड़ा और लता ने उनकी अगली फिल्म बॉबी में गाना गाया और फिल्म हिट गई। और ऐसा करके राज कपूर ने अपने खोए हुए पैसे भी रिकवर कर लिए और फरवरी 2022 में अपनी मृत्यु से पहले तक सिर्फ रॉयल्टीज में ही महीने के 40 लाख रुपए लता कमाती थी। ये वो करने वाली बॉलीवुड की पहली सिंगर थी। और आखिर में आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स, जो इससे पहले तक कभी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स को अवार्ड नहीं देते थे। इसलिए लता ने वहाँ गाना गाने से सीधे इनकार कर दिया और ऐसा क्रांतिकारी काम करने वाली भी वो पहली महिला थी। नतीजन फिल्म फेयर अवार्ड्स को भी झुकना पड़ा और 1958 में उन्होंने बेस्ट महिला सिंगर की कैटेगरी खोली और पहला अवार्ड भी लता जी को ही मिला। तो चाहे वो किसी बड़े पावरफुल इंसान के खिलाफ खड़े होना हो या इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाना हो, लता ने अपने आप को एक खूबसूरत सिंगर के अलावा एक पावरफुल और क्रांतिकारी महिला के रूप में भी स्थापित किया। तो आइए देखते हैं लता की बायोग्राफी पे। लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनका बर्थ नेम हेमा था और उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन में फीमेल कैरेक्टर लतिका के नाम पे उनका नाम चेंज करके लता रख दिया। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता देवनाथ मंगेशकर, जो कि एक क्लासिकल सिंगर और एक थिएटर एक्टर थे, उनसे सिंगिंग क्लास लेनी शुरू कर दी और अपने पिता के प्लेस में वो एक्टिंग करने लगी। उनने स्कूल में सिर्फ एक ही दिन पढ़ाई करी, क्योंकि स्कूल वालों ने उनकी छोटी बहन आशा, जिसको हम आशा भोसले के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उनकी एंट्री स्कूल में बंद कर दी थी। मगर 1942 में सिर्फ 13 साल की उम्र में लता के पिता की मृत्यु हो गई। फिर यहाँ से उनकी ज़िंदगी में आए मास्टर विनायक, जो कि एक फिल्म कंपनी के मालिक थे और एक करीबी मित्र थे मंगेशकर परिवार के। विनायक ने उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी और उनकी काफ़ी मदद करी लता की एक्टिंग और सिंगिंग में करियर बनाने के लिए, क्योंकि उस समय तक बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने कदमों में नहीं आई थी। तो शुरुआत में लता को एक्टिंग करनी पड़ी थी, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लाइट्स, कैमरा, डायरेक्टर के ऑर्डर्स, ये सब करना उनको कंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं होता था। फिर 1945 में विनायक की कंपनी मुंबई शिफ्ट हो गई, तो लता भी वहाँ से मुंबई आ गई और उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखने लगी उस्ताद अमर अली खान से। इस बीच वो मास्टर विनायक की कंपनी में छोटे मोटे रोल और कभी कीर्ति भजन भी गाती थी। मगर पिता की मृत्यु के सिर्फ 6 साल बाद 1948 में उनको अगला झटका लगा, जब मास्टर विनायक की मृत्यु हो गई। मगर विनायक अब तक लता को इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स, डायरेक्टर्स से मिलवा चुके थे और इंडस्ट्री के अंदर सबसे मुश्किल काम एंट्री करना वो उनके लिए आसान करके उनको काफ़ी एंट्री दे चुके थे और इंडस्ट्री एक्सपोजर दे चुके थे। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर उनके मेंटर बने। गुलाम ने लता को प्रोड्यूसर मुखर्जी से मिलाया, जो उस समय मूवी शहीद 1948 को रिलीज़ हुई में आई मूवी शहीद पे काम कर रहे थे। मुखर्जी ने लता को आवाज़ को बहुत ही पतला बता के लता को रिजेक्ट कर दिया। नाराज हैदर ने बोला कि आने वाले कुछ सालों में इस आवाज़ के पीछे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पागलों की तरह भागेंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर महज 19 साल की उम्र में हैदर ने लता का पहला मेजर ब्रेक थ्रू दिलाया फिल्म मजबूर से। हिट गाना दिल मेरा किसी ने तोड़ा, कहीं का ना मुझे छोड़ा काफ़ी पॉपुलर हुआ। शुरुआत में लता अक्लेम्ड सिंगर नूर जहन का स्टाइल कॉपी करती थी। फिर कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना खुद का सिंगिंग स्टाइल डेवलप करना शुरू कर दिया, जो कि वेस्टर्न और ट्रेडिशनल म्यूज़िक का मिक्सचर था। फिर अगले साल ही उनका एक और गाना मेजर हिट किया, जिसका नाम था आएगा आने वाला। और गाना इसमें लिपसिंग करने वाली कोई नन अदर देन बॉलीवुड स्टार मधुबाला थी। और ये लता का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले तक प्लेबैक सिंगर्स की हैसियत सिर्फ एक स्टंटमैन के बराबर होती थी, जिसको ना कोई जानता था, ना ही कभी पिक्चर के एंड में कोई क्रेडिट दिया जाता था।
मगर गाना इतना बड़ा हिट गया कि रेडियो गोवा ने गाने के सिंगर यानी लता का नाम दुनिया के सामने बोल दिया और यहीं से ही लता लाइमलाइट में आने लगी और महज 20 साल की उम्र में एक स्टार बन गई। ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम था क्योंकि इससे दूसरे प्लेबैक सिंगर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुली। फिर 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म वंदल प्रोड्यूस करी। 1953 की ये मराठी फिल्म लता की डेब्यूट फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर। फिर 1955 में उन्होंने म्यूजिकल कंपोजर भी बन गई और 1960 में 31 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर का काम भी शुरू कर दिया। लता ने कुल 4 फिल्में प्रोड्यूस करी और 1960 से 1969 तक आई 5 फिल्मों में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। 40 साल की उम्र में 1969 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1989 में 60 साल की उम्र में उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। 1999 में 70 साल की उम्र में उन्हें पद्म विभूषण मिला। फिर 2001 में 72 साल की उम्र में उनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। लता ने कभी शादी नहीं करी तो कुछ लोग कहते हैं उनका म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र से भी रिलेशन था, मगर उम्र में डिफरेंस 11.5 साल का डिफरेंस होने की वजह से उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं उनके विवाह के बारे में, बट कोई भी पुख्ता नहीं है। आज लता के पास मर्सिडीज रेंज रोवर जैसी कार है, 250-300 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है और लता की कोई भी संतान नहीं है, नहीं खुद की फैमिली। तो उनकी संपत्ति मोस्ट प्रोबेबली उनके भाई जो कि उनकी बीमारी में देखभाल कर रहे थे उनको ही जाएगी। फरवरी 2022 को कोविड और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से लता जी की दुखद मृत्यु हो गई। कभी स्कूल में कदम नहीं रखने से आज 36 भाषाओं में 25,000 से ज़्यादा गाने गाने तक, ये थी लता जी की जीवनी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा।